dear students, as you know, we are doing the post-fertilization changes in a flower. We have now done embryogeny portion, that is development of dicot and monocot embryo. Now today we are going to discuss about development of seed and fruit. So first we are going to discuss about development of seed. सीड जो है वो कहाँ से बनता है, सीड में कौन कौन सी कवरिंग्स होती है, सीड के अंदर क्या क्या होता है. तो सीड जो है व्हाट इज इट, जो हमारे पास ओवरी थी, ओवरी में क्या होते थे, ओव्यूल्स. सो ये ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल जो फर्टिलाइज जब हो जाते हैं, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज नोन एज सीड. सो वी कैन से seed is a mature ripened ovule, or we can say seed is a fertilized ovule. So mature or ripened ovule or fertilized ovule is called seed. So seed जो है वो अपने आप में एक जो है एक फिजियोलॉजिकल एनिग्मा इसको कहा जाता है, बिकॉज आप देखते हो सीड जो है वो कितना टाइनी होता है और उससे कितना बड़ा प्लांट जो है वो बन जाता है. जैसे छोटे प्लांट्स की बात ना करूं मैं, फॉर एग्जांपल फिग ट्री है या पीपल ट्री है, ये सारे ट्रीज जो है वो इतने छोटे से सीड से जो है वो जर्मिनेट होते हैं. तो इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल एनिग्मा, बिकॉज ये बहुत सारी कंडीशंस जैसे ड्रॉट, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी विदस्टैंड करता है. तो इस छोटे से सीड के अंदर क्या क्या जो हमारे पास करिश्मे जो एक तरह से होते हैं, इसलिए इसे फिजियोलॉजिकल एनिग्मा भी कहा जाता है. सो सीड इज ऑल्सो नोन एज टू हैव फिजियोलॉजिकल एनिग्मा. एनिग्मा मीन्स करिश्मा, जैसे इस तरह से हम बोल सकते हैं. तो सीड की बात करते हैं. तो अब सीड जो है, सीड में क्या क्या होता है. तो सबसे पहले सीड में होते हैं सीड कोट्स. सीड कोट्स, कोट या कोट्स हो सकते हैं, सीड कोट होते हैं. अगेन दूसरी चीज इसमें क्या होती है, एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, जो कि फ्यूचर प्लांट का रूप लेगा. एम्ब्रियो होता है. और सीड में होता है रिजर्व फूड मटेरियल. किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन. तो कॉटिलिडन या कॉटिलिडन्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि देर आर सर्टेन प्लांट्स जिसमें एक कॉटिलिडन होता है और देर आर सर्टेन इन विच देर आर टू कॉटिलिडन, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है. तो सीड में क्या क्या है, सीड कोट्स, एम्ब्रियो और कॉटिलिडन. सबसे पहले बात करते हैं सीड कोट्स की. तो सीड कोट्स जो है, they are generally two. The outer one is known as testa and inner is known as tegmen. So testa and tegmen. जो टेस्टा और टेगमेन है, ये जो सीड कोट्स हैं, ये बनती कहाँ से है बच्चों. जब हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, तो ओव्यूल में हमने बात की थी आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट की. ओव्यूल की जो कवरिंग्स थी, दे वर कॉल्ड इंटेगुमेंट्स. सो आउटर टेस्टा और ये टेगमेंट जो है, these are formed from integuments. अब बात करते हैं एम्ब्रियो की. तो सीड के अंदर हमेशा एक प्रेजेंट होगा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस. तो एम्ब्रियोनल जो एक्सिस होता है, हमने दोनों के केस में देखा, डाइकॉट के केस में भी, मोनोकॉट के केस में भी. हर एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या था, देयर वाज अ कॉटिलिडनरी नोड, there was a epicotyle, there was a hypocotyle, there was a radicle and there was a plumule. तो वो सारे जो पार्ट्स हैं, these are of the embryonal axis. अब बात करते हैं कॉटिलिडन्स की. तो कॉटिलिडन्स मैंने बताया आपको, there can be a single cotyledon. तो सिंगल कॉटिलिडन जिनमें होता है उनको हम जानते हैं मोनोकॉट्स के नाम से. तो कॉटिलिडन क्या करते हैं, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, फूड स्टोर करते हैं. वो किस लिए, जब सीड जर्मिनेट करता है, जब तक सीड जो है वो अपने आप फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं होता, छोटा सा बेबी प्लांट जब तक जर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक सीड का जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर करने के लिए वहां पर होते हैं कॉटिलिडन्स. तो कॉटिलिडन जो है वो बहुत ज्यादा
जो प्रोमिनेंट देखे जाते हैं लेग्यूम्स के केसेस में, जैसे आपने दालें देखी होंगी, मटर देखे होंगे, चने देखे होंगे, तो दीज द पीसेस दैट वी ईट, द लेग्यूम्स विच वी ईट, दीज आर दी कॉटिलेडन्स. सो मोनोकॉट में होगा सिंगल कॉटिलेडन और डाइकॉट में होंगे 2 कॉटिलेडन्स. सो अब मोनोकॉट और ये डाइकॉट की बात हो गई. तो अब बात करते हैं ओव्यूल में एक चीज थी हमारे पास, एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म जो था दैट वाज मेंट फॉर नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. सो अब बात करते हैं, मैंने कहा एंडोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं. ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म होता है एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए. तो जब कॉटिलेडन्स बन जाते हैं तो धीरे धीरे जो है एंडोस्पर्म जो है सीड डेवलपमेंट के दौरान जो है वो यूज अप हो जाता है. लेकिन क्या वो सभी सीड्स में यूज अप होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. तो देयर आर सर्टेन सीड्स जिसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो सीड बनने तक मींस ओव्यूल की मैच्योरिटी के बाद भी परसिस्ट करता है. तो ऐसे जो सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट करता है आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स. और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूज अप हो गया है, यूज हो जाता है. तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. सो इनका एक और नाम है हमारे पास. एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, एल्ब्यूमिनस. और जो हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक हैं उनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो से देम एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस. तो हम यहाँ से सेपरेटली इसमें करेंगे, दोनों के बारे में करेंगे, मोनोकॉट्स के बारे में भी, डाइकॉट्स के बारे में भी. डाइकॉट्स में जनरली सीड जो है वो दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप, मीन्स वहां पर एंडोस्पर्म टोटली यूज अप हो जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलेडन्स. लेकिन देर आर सर्टेन एग्जाम्पल वेयर एंडोस्पर्म्स परसिस्ट. सो एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट वेयर एंडोस्पर्म परसिस्ट, डाइकॉट प्लांट इज कैस्टर. कैस्टर जो है जिसे काफी ज्यादा हमारे यहाँ पे एक वीड के तौर पर भी ग्रो करता है. इस प्लांट की इंपॉर्टेंस अभी तक रियलाइज नहीं की गई है पूरी तरह से. तो कैस्टर जो है दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग आउट बायोडीजल. तो ये जो अभी ज्यादा जो है थोड़ा रिसर्च इस पे चल रहा है अभी. तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंडोस्पर्मिक में एग्जाम्पल डाइकॉट के केस में है कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस डाइकॉट के केस में एग्जाम्पल हमारे पास है पी एंड ग्राम. तो इसी तरह से अब मोनोकॉट्स में भी हम बात करेंगे. मोनोकॉट्स में भी दोनों तरह के ही सीड जो है हम देखेंगे. लेकिन मोनोकॉट्स की जो ज्यादातर टेंडेंसी रहती है वहां पर इस तरह के सीड ज्यादा रहते हैं, एंडोस्पर्मिक टाइप. सो यहाँ पर भी हम 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस, एंड दूसरा हमारे पास है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस. तो एंडोस्पर्मिक में हमारे पास सीरियल्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कि राइस है, व्हीट है, मेज है. तो इनमें देयर इज अ परसिस्टेंट एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म पूरी तरह यूजअप नहीं हुआ. और नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सएल्ब्यूमिनस मोनोकॉट कौन है हमारे पास? एग्जाम्पल इज ऑर्किड. So this was about what is there present there within the seed. तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो आउटर टेस्टा होती है हमेशा इट इज वेरी हार्ड. कुछ केसेस में इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज लेदरी, और टेगमेन जो है जनरली इट इज पेपरी मेम्ब्रेन. तो एक टर्म जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहती हूँ, न्यूसेलस. न्यूसेलस एक टिश्यू था
जब हम ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, जब एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हुआ था, देयर वाज अ टिश्यू नोन एज न्यूसेलस. So there are certain seeds in which this nucellus remains persistent even after formation of seed. So nucellus remains persistent. In certain seed it remains persistent, and there it is not no longer known as nucellus. It is known as perisperm. Perisperm, and the seed is known as a perispermic seed. पेरीस्पर्मिक सीड. और एग्जाम्पल हमारे पास इसमें है ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, मसाले के तौर पे यूज की जाती है. ब्लैक पेपर और बीट रूट, चुकंदर का जो बीज होता है, these both are example of perispermic seed, very important from the neat point of view. So ये तो बात न्यूसेलस की. अब हमने ओव्यूल में जो है पढ़ा था, ओव्यूल के लिए एक अटैचमेंट होती थी, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था जो उसको ओवरी की वॉल से कनेक्ट कर रहा था. तो उस स्टॉक को हमने क्या कहा? फ्यूनिकल कहा था. तो जब सीड डेवलप हो जाता है तो वो फ्यूनिकल इट एक्ट एज सीड स्टॉक. तो उसी तरह से जो ओव्यूल की जो ओपनिंग थी, ओव्यूल की ओपनिंग को हमने कहा था माइक्रोपाइल. तो उसी तरह से मैं आपको अब बताऊंगी कि सीड के ऊपर वो ओपनिंग्स परसिस्ट करती हैं, लेकिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. तो इस तरह से आपने कभी ध्यान से बीन सीड या कोई भी दाल का जो, जैसे आपके पास मूंग का जैसे आप ले लीजिए दाना, उस पे इस तरह के मार्क्स जो है आपने देखे होंगे. तो ये मार्क्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे ऊपर वाला जो मार्क है ये रिप्रेजेंट करता है रैफ को. रैफ क्या थी? ओव्यूल के ऊपर एक रिज हुआ करती थी, हाइलम की एक कंटिन्यूएशन, उसको रैफ कहते हैं. बीच में दिस इज द हाइलम. हाइलम इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल. So this is hilum, and this opening, this is micropyle. So micropyle, this is the opening of the ovule. Here also जब सीड जर्मिनेट होना होता है, जब सीड को हम सो करते हैं सॉइल के अंदर, तो ऑक्सीजन और वाटर जो है वो यहीं से सीड के अंदर एंट्री करता है. उसी के बाद सीड जो है वो जर्मिनेट होता है. तो ये था हमारे पास सीड के बारे में. तो जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that is associated with study of seed is known as spermology. So study of seeds is known as spermology. Study of seeds. Now we will talk about some conditions for seed germination. Conditions for germination of seed. तो जाहिर सी बात है क्या क्या होना चाहिए सीड की जर्मिनेशन के लिए? सबसे पहले O2 होना चाहिए हमारे पास, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, राइट टेम्परेचर होना चाहिए. तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है सीड का जर्मिनेट होना. लेकिन एक फिनोमेनन ऐसा है, कई बार ऐसा होता है सीड में सारी ऑप्टिमम कंडीशंस मिलने के बाद भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करता है. तो ऐसी कंडीशन व्हेन द सीड डज नॉट जर्मिनेट इवन आफ्टर मीटिंग ऑल द नेसेसरी कंडीशंस, उसको सब मिल रहा है राइट अमाउंट में, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करता, तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी. सीड dormancy. So what is seed dormancy? Inability of a seed to germinate even if all the conditions are favorable. सो आपने देखा होगा कई बार कुछ सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, खास करके ऐसे कुछ ऐसे सीड जिनका या तो सीड कोट जो होता है वो काफी ज्यादा
सख्त होता है, हार्ड होता है, या जो है बिल्कुल इम्परमिएबल होता है। तो सारी कंडीशंस, टेम्परेचर, सनलाइट भी होता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर होता है, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो दीज सीड्स आर नोन टू बी डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंसी के टाइम क्या होता है, जो सीड के अंदर का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो उस वक्त जो है सीड जर्मिनेट नहीं करता है, दैट इज नोन एज डॉर्मेंसी। और डॉर्मेंसी के क्या रीजन होते हैं, इसके फिजिकल रीजन भी होते हैं, केमिकल रीजन भी होते हैं। तो हो सकता है सीड में कुछ केमिकल इनहिबिटर्स हो जिनकी वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा इवन आफ्टर गेटिंग ऑल द कंडीशंस। तो कई बार सीड कोट बहुत ज्यादा इम्परमिएबल होता है, कई बार कुछ फिनोल्स जो है, इस तरह के कुछ केमिकल्स जो है कवरिंग जो है सीड के ऊपर होती है, जिस वजह से जो हमारे पास सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो दैट कंडीशन इज सीड डॉर्मेंसी, अगेन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो दिस इज सीड डॉर्मेंसी। तो अब बात करते हैं हम कि सीड से जो है प्लांट को क्या फायदा है। सो सीड की प्लांट को क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले सीड जो है वो डिस्पर्सल में बहुत हेल्प करता है प्लांट की, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं जनरली दे आर वेरी जूसी, दे टेम्प्ट एनिमल्स टू ईट देम। अब वो जब खाएंगे तो बीज जो है वो हर कहीं जो है इधर उधर फेंकेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, जो प्लांट है उसको सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा, नए नए एरियाज उसको वो कॉलोनाइज कर सकता है। फिर दूसरी बात, जो सीड है हमारे पास, देयर इज सफिशिएंट फूड रिजर्व टू इंश्योर सर्वाइवल। जैसे हमारे पास लोअर प्लांट्स हैं जिनमें सीड हैबिट नहीं है, तो उनमें जो है जर्मिनेशन, जो प्लांट प्रोपिगेशन होता है स्पोर्स की हेल्प पे, तो स्पोर में कोई ऐसा रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता जो सर्वाइवल को इंश्योर कर सके। लेकिन सीड के पास क्या है, कॉटिलिडन्स है या एंडोस्पर्म की फॉर्म में ही न्यूट्रिशन है वहां पर, तो सीड जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक सर्वाइव कर सकता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो बाय हार्ड सीड कोट। तो सीड जो है उसके बाहर जो है एक हार्ड सीड कोट है, तो वो क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं सीड की वायबिलिटी की। सो व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी मीन्स कोई सीड जो है वो कब तक पावर रिटेन होती रहती है उसमें एक प्लांट को जन्म देने की, जर्मिनेट करने की। तो वायबिलिटी जो है वो वेरी करती है, बहुत ग्रेटली वेरी करती है बिटवीन प्लांट टू प्लांट, इट ग्रेटली वेरीज। सो वायबिलिटी जो है इट वेरीज फ्रॉम मंथ टू ईयर्स, और ईयर्स भी कितने, सैकड़ों साल तक भी जो है वायबिलिटी। कुछ ऐसे भी सीड हैं जो अपनी वायबिलिटी कुछ मंथ में, कुछ महीनों में लूज कर जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट आफ्टर सम मंथ्स। और कुछ जो हमारे पास दे हैव अ लॉन्ग वायबिलिटी पीरियड। तो एक ऐसा ही प्लांट जो है आर्कटिक टुंड्रा रीजन जो है वहां से एक सीड एक्सकेवेट किया गया था, एक्सकेवेशन ऑफ अ सीड वाज डन। तो वो सीड किस प्लांट का था, दैट प्लांट इज नोन एज लुपिन, जिसका साइंटिफिक नेम है लुपिनस आर्कटिकस। तो उस प्लांट का नाम, तो उसका जो सीड है वो एक्सकेवेट किया गया एंड इट वाज फाउंड टू बी वायबल, और उसकी जो एज एस्टिमेट की गई 10,000 ईयर्स। तो इतना लॉन्ग पीरियड में जो है इस प्लांट के सीड ने अपनी वायबिलिटी जो है वो रिटेन रखी थी, और ये जो है जर्मिनेट हुआ फिर। सो बहुत ज्यादा वेरी करती है वायबिलिटी। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है डेट पाम। सो डेट पाम के जो सीड्स है दे हैव known to have a viability of about 2000 years। तो मतलब 2000 साल तक भी ये सीड जो है वो जर्मिनेट कर सकता है, 2000 साल पुराना सीड भी जर्मिनेट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि सीड इज अ फिजियोलॉजिकल एनिग्मा ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ये था हमारे पास सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सीड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की।